नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी कि 6th सेंचुरी BCE पे आपका एग्रीकल्चर के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी हाई प्रोडक्शन कैसे हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो हमारे कौन से टॉपिक पे होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर आपके टाउन्स एंड ट्रेड। ठीक है, डिफरेंट जो टाउन्स थे 6th सेंचुरी BCE पे, उन टाउन्स के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ आपका ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती थी, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस कैसा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आप देखोगे कि 6th सेंचुरी BCE के टाइम पर आपको कुछ न्यू टाउन्स दिखाई देने देखते हैं। ठीक है, अर्बन सेंटर्स, जिसको हम एक आप कह लीजिए हमारी ईज के लिए हम उसको अर्बन सेंटर के तौर पे डेजिग्नेट कर सकते हैं कि ऐसे पर्टिकुलर अर्बन सेंटर्स आ गए थे उस टाइम पे जो कि धीरे धीरे 6th सेंचुरी BCE में राइज कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये अर्बन सेंटर्स कौन से थे आप देख सकते हो, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, इसी के साथ साथ मथुरा हो गया। ठीक है, ये सभी आपके अर्बन सेंटर्स थे। अब आप जब इन तीनों या चारों अर्बन सेंटर्स को देखोगे तो इन सभी में एक कॉमन चीज मिलेगी। ठीक है, एक कॉमनैलिटी क्या है इनके अंदर कि ये रिलेटेड है कम्युनिकेटिव एरियाज के साथ। ये सभी साइट्स, ये सभी अर्बन सेंटर्स कह लीजिए, ये सभी हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कैसे? जैसे आपके पाटलिपुत्रा लैंड रूट्स के लिए प्रिवेल करता है। लैंड रूट्स पे अगर आपको ट्रैवल करना है या कम्युनिकेशन करना है तो पाटलिपुत्र हेल्प करेगा। वहीं पे उज्जैनी आपको रिवराइन रूट्स के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और फिर इसी के बाद आपका पुहार आपका एक कोस्टल सिटी है तो वहां से भी आपको मदद मिलती है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए। और फिर मथुरा एक बसलिंग सेंटर था जो कि हर एक सेंस में, आपके पॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में, सोशल सेंस में और लर्निंग सेंस में, तीनों चारों ही सेंस के अंदर मथुरा एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। ठीक है, तो मतलब कि उस समय पे जो अर्बन सेंटर राइज कर रहे थे उसके अंदर एक कॉमनैलिटी ये है कि सभी लोग कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करते थे। ट्रेडिंग हो गया या फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हो गया या फिर किसी भी चीजों का आप कह लीजिए ट्रैवलिंग का पर्पस हो गया, तो ये सभी इंपॉर्टेंट आपके सेंटर्स थे। ठीक है, इन्हीं सेंटर्स पे आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। आर्टिफैक्ट्स के तौर पे आप देख लीजिए पॉटरी है, बॉल्स है, डिशेज है, ऑर्नामेंट्स है, टेराकोटा है, क्ले है। ठीक है, बहुत से आर्टिफैक्ट्स आपको मिले हैं इन पर्टिकुलर सेंटर्स के ऊपर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां से मिली है, इन सेंटर्स से मिली है, वो है आपके शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन होती क्या है इसको ध्यान से समझना। शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन, आपने इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता है इंस्क्रिप्शंस क्या है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको पता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करा था। ठीक है, वैसे ही इंस्क्रिप्शंस का एक छोटा सा पार्ट है शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उस टाइम पे अलग अलग चीजों के लिए डोनेशन दिए जाते थे। किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, टेम्पल्स का हो गया, मॉस्क का हो गया या बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का हो गया, जब ये चीजें बनाई जाती थी तो डोनेशन देना पड़ता था लोगों को। ठीक है, तो ये जब डोनेशन दिए जाते थे तो उन्हीं डोनेशंस को लेकर हमारे पास शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। ठीक है, शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक डोनी के बारे में जिसने डोनेट करा है कुछ भी। ठीक है, चाहे फिर वो काइंड की तरफ से हो या फिर आपके वो कह लीजिए पैसों की तरफ से हो। ठीक है, तो जो डोनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, उसकी गिल्ड, उसका ऑक्यूपेशन, उसका आप कह लीजिए कम्युनिकेशन, उसकी ट्रेडिंग पर्पस। तो उस समय पे एक न्यू चीज जो हमको दिखाई देती है वो है आपके गिल्ड्स, या फिर आप कह लीजिए दूसरा जो वर्ड्स है गिल्ड्स का वो है श्रेणीज। ठीक है, दोनों ही श्रेणीज तो एक हिंदी वर्ड है, उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया गिल्ड्स। इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशंस, आपके मर्चेंट्स की
और आपके कह लीजिए क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन थी। उस समय पे बहुत ढेर सारे क्राफ्ट प्रिवेल करते थे। आपके वीविंग हो गया, ठीक है, वीवर्स हो गए आपके, इसी के साथ साथ आप कह लीजिए आपके पॉटर्स हो गए, इसी के अलावा आप कह लीजिए आपके बीड मेकर्स हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्राफ्ट प्रिवेल करते थे, ब्लैक स्मिथ्स हो गए, आयरन स्मिथ्स हो गए, गोल्ड स्मिथ्स हो गए, ठीक है। तो ये सभी उस समय पे थे। इन लोगों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये हमको कहां से पता चल रहा है? ये हमको इन पर्टिकुलर सेंटर्स पे पाए गए शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेड कैसे हो रही थी, कौन कौन से रूट्स का इस्तेमाल करा जा रहा था, कौन कौन से आप कह लीजिए यूजेस करे जा रहे थे जिससे ट्रेड को अच्छे से फैसिलिटेट करा जा रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे दोनों ही लैंड और रिवराइन दोनों ही रूट्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो मतलब कि सब कॉन्टिनेंट में विद इन और आपके बियॉन्ड, ठीक है, दोनों ही एरियाज में ट्रेडिंग होती थी। विद इन द सब कॉन्टिनेंट भी होती थी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर के एरियाज में, और सब कॉन्टिनेंट से बाहर भी जाके ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। अब ये तो हमको बता दें कि लैंड और रिवराइन रूट दोनों का इस्तेमाल होता था, विद इन और बियॉन्ड दोनों तरीके से ट्रेडिंग होती थी। लेकिन हमको चाहिए कुछ प्रूफ, ठीक है। हमको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे हम इस बात को प्रूव कर पाए कि हाँ, ये जो लिखा है कि लैंड और रिवराइन दोनों का इस्तेमाल होता था, ये हमको प्रूव करना है। तो इससे आपको क्या दिखाई देगा? आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही एरियाज के साथ आपको दिखाई देगा ट्रेडिंग होती हुई, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का इस्तेमाल करा जाता था आपके ईस्टर्न साइड के एरियाज के साथ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ईस्टर्न साइड मींस चाइना की तरफ के जितने भी आपके पर्टिकुलर रीजन्स थे वहां पे ट्रेड करने के लिए। अरेबियन सी का इस्तेमाल करा जाता था आपके वेस्ट एशिया के साथ, ठीक है, आपके कह लीजिए अफ्रीका के साथ, इन सभी एरियाज के साथ ट्रेडिंग करने के लिए अरेबियन सी का इस्तेमाल करा जाता था। मतलब कि दोनों ही एरियाज का, रीजन्स का अच्छे से इस्तेमाल करा जाता था ताकि ट्रेडिंग और अच्छे तरीके से कर पाए। और बहुत से हमारे पास आप कह लीजिए एग्जांपल्स हैं जिससे हम ये शो कर सकते हैं कि हाँ, ट्रेडिंग होती थी और बहुत ही ऊंचे लेवल की होती थी, ठीक है। आप देखोगे कि अलग अलग आपके, जब हमने मर्चेंट्स की बात करी तो मर्चेंट्स की भी अपनी अपनी कम्युनिटीज होती है, ठीक है। मर्चेंट एक सिर्फ ऐसा नाम नहीं है जो एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो। मर्चेंट कम्युनिटी के अंदर भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि पैडलर्स, पैडलर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आप कह लीजिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते थे, ठीक है, जो सिर्फ अपने फुट के ऊपर ट्रैवल करते थे, जो एक्सटेंसिव वे के अंदर, ठीक है, एक्सटेंसिव वे के अंदर ट्रैवल नहीं करते थे या ट्रेडिंग नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके मर्चेंट्स। ये ऐसे मर्चेंट्स हैं जो अपने साथ कारवां लेके चलते हैं, ठीक है, आपके हॉर्सेस का या फिर आपके दूसरे आप कह लीजिए कैमल्स के कारवास को लेके चलते हैं। उनके साथ इनकी थोड़ी बहुत एक्सटेंसिव होती है, इनकी जो ट्रेडिंग होती है ये थोड़ी बहुत एक्सटेंसिव होती है। ये थोड़े हाई अमाउंट के तौर पे ट्रेड करते हैं, ज़्यादा चीज़ों के साथ ट्रेडिंग करते हैं। और आपकी तीसरी कम्युनिटी है आपके सी फारर्स। सी फारर्स ऐसे टाइप के मर्चेंट्स होते हैं जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ या फिर आप कह लीजिए जो दूसरे एरियाज के साथ, दूसरे रीजन्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जो सी फारर्स होते हैं इनकी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, ठीक है, क्योंकि हमको भी ये पता है, लाइफ के अंदर हम भी देखते हैं कि जो ज़्यादा रिस्क लेता है उसको जो गेन मिलता है वो उतना ही ज़्यादा होता है। जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा गेन भी मिलता है। तो सी फारर्स ऐसे ही आपके कम्युनिटीज थी जिनका जो ट्रेडिंग पर्पस रहता था वो हाईली रिस्केबल रहता था, लेकिन जो उसका बेनिफिट होता था, ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा होता था एज कंपेयर टू अदर टू कम्युनिटीज, ठीक है। इन्हीं आपके अलग अलग कम्युनिटीज को हमारे संस्कृत, प्राकृत और आपके तमिल लैंग्वेज के अंदर अलग अलग नामों से यूज करा जाता है, ठीक है। कहीं पे इनको सेठीज के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इनको सतावाहास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मतलब कि आपके ट्रेडिशनल टेक्स्ट के अंदर भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर हम कॉमन टर्म्स पे देखें तो आप इन सभी को इन नाम से पैडलर्स, मर्चेंट्स और सीफारर्स के तौर पे डेजिग्नेट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ अब ये किन चीजों के अंदर ट्रेडिंग करते थे? ट्रेडिंग तो हो रही है, ठीक है, प्रूफ मिल गया, 3 अलग अलग कम्युनिटीज हैं, टेक्स्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है, दोनों एरियाज का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे गया और दोनों ही लैंड और रिवराइन रूट्स का इस्तेमाल होता था, हमको ये भी पता लग गया। लेकिन ट्रेड किस चीज के अंदर कर रहे थे, ठीक है,
तो आप देखोगे ये जो ट्रेडिंग होती थी ये अलग अलग चीजों के अंदर होती थी, जैसे कि सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ्स, मेटल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, और आपके दूसरी बहुत सी चीजें, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और बहुत सी चीजों के अंदर ट्रेडिंग होती थी। एक पर्टिकुलर और इंपॉर्टेंट चीज वो है आपके स्पाइसेस। रोमन एम्पायर के साथ आपका ट्रेडिंग होता था और रोमन एम्पायर बहुत ही ज्यादा आपका कीन था स्पाइसेस के ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। रोमन एम्पायर को स्पाइसेस की ज्यादा डिमांड थी और मेजॉरिटी जो जाता था आपका स्पाइसेस इंडिया से वो रोमन एम्पायर के लिए ही जाता था, ठीक है दोस्तों। ये था आपका पहला क्वेश्चन कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेडिंग कैसे होती थी, ये हमने अभी उस आंसर को डिस्कस करा है। इसी टॉपिक का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क्राइब द फीचर ऑफ कॉइनेज, ठीक है। ये टाइम ऐसा है जब आपको कॉइनेज सिस्टम दिखाई देता है। पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम चलता था और इस टाइम से हम देखते हैं कि अब आपके एक्सचेंज के लिए आप देखोगे कि कॉइन्स का इस्तेमाल होने लग गया। डिफरेंट एम्पायर्स के बीच में अब जो एक्सचेंज सिस्टम चलता था वो अब कॉइन्स की मदद से चलता था, ठीक है। तो ये जो कॉइनेज थे इसके फीचर्स क्या थे, डिफरेंट कॉइन्स थे, क्योंकि उस समय पे आपको पता है डिफरेंट एम्पायर्स प्रिवेल करते थे और हर एक एम्पायर के अपने कॉइन्स होते थे, अपने पर्टिकुलर कॉइन्स होते थे, ठीक है। तो अगर हम फीचर के बारे में बात करते हैं तो आप देखोगे कि अलग अलग कॉइन्स हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप कह लीजिए ये जो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है ये आपके से 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखना है, ध्यान से याद करना है इसको, ठीक है। तो जो सबसे पहले मिंट करे गए थे, जो सबसे पहले आपको कॉइन्स दिखाई देते हैं वो है आपके पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है, जिसके ऊपर इंप्रेशन लगाया जाता है, जिसको पंच करा जाता है, ठीक है। ये जो पंच मार्क कॉइन्स थे ये आपके बनते थे सिल्वर और आपके कॉपर से, ठीक है। दोनों ही आप कह लीजिए कि सिल्वर और कॉपर से बनाए जाते थे आपके पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स के बाद आए आपके डिफरेंट और तरीके के कॉइन्स, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स में से अलग अलग डिफरेंट आप कह लीजिए कि चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। ऐसे गोल्ड कॉइन जिसके ऊपर सबसे पहले नेम और सबसे पहले इमेजेस आई, ठीक है, वो किसने बनवाए थे, वो बनवाए थे आपके इंडो ग्रीक रूलर्स ने। इंडो ग्रीक रूलर्स जो नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया के ऊपर अपना एक्सटेंडेड कंट्रोल मेंटेन करते थे, वो ही सबसे पहले आपके गोल्ड कॉइन्स के ऊपर अपना नाम और अपनी इमेज लेके आए थे, ठीक है। इसके बाद है आपके फर्स्ट गोल्ड कॉइन, ठीक है, वो थे कुशानास द्वारा, कुशाना रूलर के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे जरा ध्यान से देखना, यहां पे बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन थे, जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन आए थे, ठीक है, जिनका एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था, वो करा था कुशाना रूलर ने, ठीक है। लेकिन गोल्ड कॉइन के ऊपर सबसे पहले नेम और इमेजेस वो आया था इंडो ग्रीक की तरफ से, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम बात करते हैं गोल्ड कॉइन सबसे पहले लाया कौन, तो सबसे पहले कुशानास आएंगे। और फिर अगर हम बात करते हैं कि गोल्ड कॉइन के ऊपर सबसे पहले नेम और इमेज कौन लाया, तब आएंगे आपके इंडो ग्रीक रूलर्स, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि बहुत से ऐसी ट्राइबल्स रिपब्लिक भी थी, बहुत से ऐसे ट्राइब्स भी थी जो आपके कॉइन्स बनाती थी, ठीक है। ये नहीं था कि सिर्फ एम्पायर्स बनाते थे या आपके कॉन्टिनेंट्स बनाते थे या फिर आपके रूलर्स ही बनाते थे, कुछ ट्राइबल रिपब्लिक्स भी थी जो अपने खुद के कॉइन्स बनाते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहूदियास, यहूदियास ट्राइबल रिपब्लिक आपके पंजाब और आपके हरियाणा रीजन के अंदर प्रिवेल करते थे, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा के अंदर प्रिवेल करने वाले यहूदियास लेके आए थे अपने रिपब्लिक एरियाज के लिए, अपने ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए कॉइन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ऐसे गोल्ड कॉइन्स जो बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर हैं, ठीक है, किस वजह से, उनकी प्योरिटी को लेकर, कितने ज्यादा खरा सोना है, ठीक है, उनकी प्योरिटी को लेकर ध्यान रखना। प्योर, जो सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड कॉइन्स लाए थे वो थे आपके गुप्ता रूलर्स, ठीक है। गुप्ता रूलर्स के एम्पायर के कॉइन्स को, गोल्ड कॉइन्स को सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा गोल्ड क्वांटिटी आपके गुप्ता रूलर्स के अंदर ही थी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 6th सेंचुरी सीई से
ऐसा बताया जाता है कि जो गोल्ड कॉइन्स थे वो धीरे धीरे टैपर ऑफ होने लगे थे। टैपर ऑफ होने का सीधा साधा मीनिंग ये है कि ऐसा माना जाता है कि 6th सेंचुरी सी से गोल्ड कॉइन्स कम होते हुए दिखाई देते थे, या फिर गोल्ड कॉइन्स खत्म हो गए थे, गोल्ड कॉइन्स का यूसेज खत्म हो गया था, ऐसे कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि हर एक हिस्टोरियन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सजेशन सामने रखते हैं। इसके लिए भी हर एक हिस्टोरियन ने अपनी बातें सामने रखी हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि 6th सेंचुरी सीई के आसपास इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से गोल्ड कॉइन्स खत्म हो गए थे। ठीक है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था। ठीक है, जब रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ था तो कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात करी थी कि रोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिंग होती थी। ठीक है ना, तो कुछ हिस्टोरियन ऐसा कह रहे हैं कि जब रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ तो वो ट्रेडिंग भी खत्म हो गई, और उस ट्रेडिंग की वजह से, खत्म होने की वजह से जो बेनिफिट मिल रहे थे आपके एम्पायर्स को, वो बेनिफिट मिलने भी बंद हो गए, और उसका एक रिजल्ट ये निकला कि गोल्ड कॉइन्स भी खत्म हो गए, गोल्ड कॉइन्स का भी आप कह लीजिए यूसेज खत्म हो गया। कुछ हिस्टोरियंस इस थ्योरी को मानते हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं वो कहते हैं कि न्यू टाउन्स और सिटीज डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि न्यू टाउन्स और सिटीज डेवलप हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो गोल्ड कॉइन का प्रोडक्शन था वो तो उसी पेस पे चल रहा था, लेकिन जब अलग अलग टाउन सिटीज बनाए जा रहे थे तो वो गोल्ड कॉइन का सारा प्रोडक्शन इधर आ रहा था, इसमें इन्वेस्ट हो रहा था, और उसकी वजह से हमको गोल्ड कॉइन्स कम दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं। एक और टाइप के हिस्टोरियंस है जो अपनी थ्योरी को सजेस्ट करते हैं, और जिसको आप कह लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस मानते हैं, लीगल मानते हैं, या आप कह लीजिए उसको वैलिडिटी देते हैं। वो ये है कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि फ्यूअर कॉइन्स हो गए थे, मतलब कि कॉइन्स तो थे, गोल्ड कॉइन्स प्रिवेल तो कर रहे थे, लेकिन उनका यूसेज और उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया था। ठीक है, हम इस थ्योरी को मान सकते हैं कि हाँ, गोल्ड कॉइन्स का यूसेज कम हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन अगर हम सीधा ये कह दें कि गोल्ड कॉइन खत्म हो गए थे, एकदम ही वैनिश हो गए थे एकदम से, तो वो मानना थोड़ा बहुत आप कह लीजिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो फीचर है कॉइनेज के वो डिफरेंट टाइप्स के ये फीचर्स हैं, और उसके बाद जो 6th सेंचुरी के अंदर टैपर ऑफ की थ्योरी आती है, गोल्ड कॉइन खत्म हो गए एकदम से, तो उसके बारे में कुछ सजेशंस आपके हिस्टोरियंस की तरफ से। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पर रैप अप करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप यहां तक आए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।